हाय फ्रेंड्स, वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक की। विद्युत क्षेत्र का एक टॉपिक पढ़ा था, आवेश और स्थिर विद्युत बल, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी, कूलॉम्स लॉ की। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो मान लो ये कोई चार्ज है Q, किसी भी आवेश का वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश पर बल अनुभव होता है, उस प्रभाव क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब हम किसी पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, बिंदुवत चार्ज से R दूरी पर, तो डेफिनेशन के बाद में हम बात करें तो ये है कि किसी यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, कोई भी टेस्टिंग चार्ज जो होता है उस पर जितना फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ हमने एक परीक्षण आवेश मान लिया। कूलॉम्स लॉ कहता है कि Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के हिसाब से ये F अपॉन Q नॉट हो गया। तो E की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो मात्रक आता है न्यूटन पर कूलॉम। यहां से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला था जूल पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम इंटू मीटर और वोल्ट इंटू मीटर। तो हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आई न्यूटन पर कूलॉम। इसको मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल इंटू न्यूटन इंटू मीटर बनता है जूल, जूल पर कूलॉम इंटू मीटर। आगे हम विद्युत विभव की बात करेंगे। विद्युत विभव जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध E इक्वल टू dV अपॉन dR। वोल्टेज की जो ग्रेडियंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये वोल्ट पर मीटर आ गया। तो ध्यान से देखें तो जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम इंटू मीटर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। कौन सी यूनिट नहीं है? जूल पर कूलॉम। अब जल्दबाजी में होता क्या है कि हम इस नहीं को कभी नहीं पढ़ते, इसलिए क्वेश्चन है वो आते हुए भी गलत हो जाता है। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? किसी भी बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली क्षेत्र रेखाओं को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये धनावेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋणावेश के अंदर की ओर आती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उस पर दो डायरेक्शन बन जाती है और ये पॉसिबल नहीं होता।
अब कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ई की वैल्यू हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी KQ/r²। अब KQ/r² निकाली तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये कोई चार्ज Q1 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकल रही है, और ये दूसरा चार्ज Q2 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ये निकल रही है। आपको ये पूछ सकता है कि रेशियो ऑफ द चार्ज, इन दोनों आवेशों के परिमाणों का अनुपात, तो Q1/Q2 इनका रेशियो निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो ले लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का अनुपात ले लो। यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो Q1/Q2 का रेशियो आ गया 3/2। इसके बाद में हम किसी विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव। होता क्या है विद्युत द्विध्रुव? ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। अगर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो इस युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब ये जो इनके बीच की दूरी है इसको 2a लिया है, ये दूरी जो होती है वो अंगस्ट्रम की कोटि की होती है, तो इस युग्म को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से लिखते हैं, और ये Q इंटू इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है उसका मल्टीप्लाई होता है। अब ये जो राशि है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। इसका मात्रक एग्जाम में पूछा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक की बात करें तो कूलाम इंटू मीटर आता है। CGS मात्रक जो है वो स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर है और इसको बोलते हैं D/E। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया D/E। अब इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं इसके अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर। किसी भी स्थिति पर निकाल लेते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। किसी भी पॉइंट पर बात करें हम, ये डिस्टेंस r और एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए r थीटा। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो KP/r²√3 cos² θ +1 आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर। अब अक्षीय स्थिति पर बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, निरक्ष पर बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अक्ष पर आता है 2kp/r², और इस पर आ जाएगा अक्षीय कंडीशन पर kp/r²। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको तो ये बन जाएगा P.r/r³, r×p, और ये बन जाएगा K × r×p/r³।
अब इस विद्युत विध्रुव को हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव आघूर्ण पर बल और बल आघूर्ण की बात करते हैं। एक विद्युत विध्रुव है, इसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और यहां कोई विद्युत विध्रुव रखा हुआ है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है और थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है, इस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इस पर Q इंटू E लगेगा और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू E। इसको F1 ले और इसको F2 ले, तो यहाँ F1 प्लस F2 की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 0। इसका मतलब है कि एक विद्युत विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई बल नहीं लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं है, और क्रिया रेखा एक नहीं हो तो बल की जगह लगता है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण जो होता है उसको हम टॉर्क से लिखते हैं। टॉर्क की बात है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स होता है, बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस निकालें तो 2a साइन थीटा आएगी। थीटा के सामने की भुजा लंब हो रही है कर्ण, तो ये a b और c, bc अपॉन ab की वैल्यू साइन थीटा है, तो BC की वैल्यू आ गई AB साइन थीटा, और AB को हमने 2A लिया है तो 2A साइन थीटा हो गया। तो फोर्स तो हो गया Q इंटू E, और ये आ गया 2A साइन थीटा। इसको आप 2Q A E साइन थीटा लिख सकते हो। ये तो है बला विद्युत विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत विध्रुव आघूर्ण को हमने P से लिखा है, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा P क्रॉस E, और P क्रॉस E बनता है। अब इसकी दो कंडीशन है, दो प्रकार की साम्य अवस्था आती है जब परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो। एक तो ये इसके पैरेलल हो जाए, पैरेलल होते ही थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और थीटा की वैल्यू 0 होते ही इसको हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, और स्थायी साम्यावस्था में बल आघूर्ण शून्य होता है, बल पहले से ही 0 है। इसका मतलब है कि विद्युत विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था में इस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण शून्य होता है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो थीटा की वैल्यू हो जाती है पाई। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये विद्युत क्षेत्र है, प्लस Q चार्ज यहां आ जाए और माइनस Q यहां आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। ये होती है अस्थायी साम्यावस्था, और अस्थायी साम्यावस्था में भी बल और बल आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन अगर विद्युत विध्रुव को इस एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दे, लंबवत रख दिया जाए, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू होती है 90, और थीटा 90 होते ही बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम हो जाता है PE। इसका मतलब है एक विद्युत विध्रुव को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है वो अधिकतम होता है, परंतु इस स्थिति में भी बल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब जैसे ही बल आघूर्ण लगता है
विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो इस एकसमान विद्युत क्षेत्र में घूर्णन प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही घूर्णन प्रारंभ करेगा तो कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। कार्य की बात करें, अगर इसको थीटा कोण से रोटेट करते हो तो टो डी थीटा आता है और टो की वैल्यू हो गई पीई साइन थीटा। अगर आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर दें तो थीटा 1 से थीटा 2 तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा और साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसको सोल्व करते हो तो ये आता है कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रोटेट करने के लिए किया गया कार्य होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब अगर इस लंबवत स्थिति की बात करें तो यहां बल आघूर्ण अधिकतम है और बल आघूर्ण अधिकतम है तो इस कंडीशन में हम थीटा 1 को 90 लिख सकते हैं और थीटा 2 को हम लिख सकते हैं थीटा। जैसे ही ये लिखते हैं तो P की वैल्यू, W की वैल्यू PE cos थीटा आ जाती है और ये बन जाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इसको हम लिखते हैं माइनस P डॉट E। तो थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है माइनस P डॉट E और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक विद्युत द्विध्रुव को स्थायी से अस्थायी अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य। एक विद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था तक घुमाने में किया गया कार्य। अब स्थायी साम्यावस्था के लिए एंगल जो होता है वो 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि P की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ध्यान रखना, एंगल वही लेना है, माइनस से प्लस की ओर है तो थीटा की वैल्यू 0 और अस्थायी साम्यावस्था में थीटा 2 की वैल्यू होती है पाई। और इस कंडीशन की बात करते ही cos 0 1 और cos पाई माइनस 1 होता है, किया गया कार्य आ जाता है 2PE। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 2PE होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे स्थायी साम्यावस्था में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थायी साम्यावस्था के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। देखो, एक विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल 0, बल आघूर्ण आया P क्रॉस E या मैग्नीट्यूड लिख दें इसका तो PE साइन थीटा। घुमाने में किया गया कार्य PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस PE cos थीटा या P डॉट E माइनस की ये होती है। अब दो कंडीशन है, एक स्थायी साम्यावस्था और दूसरी अस्थायी। स्थायी साम्यावस्था के लिए थीटा की वैल्यू 0 और अस्थायी के लिए थीटा की वैल्यू पाई। यहां बल आघूर्ण 0 बल 0, यहां बल आघूर्ण और बल दोनों 0 है। तो एक विद्युत द्विध्रुव की स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था में बल और बल आघूर्ण हमेशा शून्य होता है। अब शून्य होता है तो दोनों में अंतर क्या है? अब अंतर की वैल्यू हमेशा इसकी स्थितिज ऊर्जा से करते हैं। स्थायी साम्यावस्था में थीटा की वैल्यू 0 है, u का मान माइनस PE।
और यहां U का मान आता है Pe। अब स्थितिज ऊर्जा जितनी ऋणात्मक होती है एक पिंड उतना ही अधिक स्थायी होता है, उतना ही अधिक स्टेबल होता है। स्थायी साम्यावस्था की बात करें तो स्थायी साम्यावस्था में एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तो स्थायित्व जो होता है वो अधिकतम होता है। और अस्थायी साम्यावस्था में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो स्थायित्व जो होता है वो न्यूनतम होता है। अब रही बात इसके गुणन में कार्य, तो कार्य Pe cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अब गुणन करता है तो गुणन का कुछ न कुछ आवर्तकाल होगा, और गुणन के आवर्तकाल की बात करें तो गुणन के SHM का अवकल समीकरण ये होता है d² θ अपॉन dt² ω² θ इक्वल टू 0। तो जो बल आघूर्ण लग रहा है Pe sin θ, ये हमेशा इसको स्थायी साम्यावस्था की ओर लाने का प्रयत्न करता है। तो इसको हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू अल्प हो तो इसको हम d² θ अपॉन dt² इक्वल टू माइनस Pe θ, और टो इक्वल टू होता है I अल्फा। टो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I अल्फा लिख सकते हैं, तो ये I साथ में आएगा। इसको हम d² θ अपॉन dt² प्लस Pe अपॉन I इंटू थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है, घूर्णन गति में पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। I को आप लिखते हो m², m तो है द्रव्यमान और k है रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या। अब एक विद्युत द्विध्रुव की बात करें, ये प्लस q चार्ज और ये माइनस q चार्ज। अब ये जो डिस्टेंस होती है वो अंगस्ट्रम की कोटि की होती है, और ये अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गुणन करेगा। इसका मतलब है कि इसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो अति अल्प हो जाता है, इसी कारण से इसके गुणन की आवृत्ति अति उच्च होती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक ऐसी की ऐसी बात मैग्नेटिज्म में आती है, और मैग्नेटिज्म में बात आती है छड़ चुंबक। बार मैग्नेट जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके घूर्णन की कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल, आवृत्ति वगैरह निकालते हैं, जिन पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ये था अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है। अब हम किसी अन्य निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। और सबसे पहले आता है समरूप आवेशित रैखिक तार। अब समरूप आवेशित रैखिक तार के कारण मान लो ये एक तार है, अनंत विस्तारित है, अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये आता है 2k लैम्ब्डा अपॉन r। अब 2k लैम्ब्डा अपॉन r की बात करते हैं तो लैम्ब्डा जो है इसको हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद में हम बात करते हैं
आवेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोले के कारण। एक चालक गोला है, इसकी त्रिज्या r है। r है तो आवेश जो होता है चालकों के पृष्ठ पर रहता है। चार्ज जो होता है कंडक्टर में हमेशा सरफेस पर रहता है। तो इसके सरफेस पर, इसके आउटसाइड की बात करें बाहर, तो आता है KQ/r²। यहाँ r ग्रेटर देन r है। पृष्ठ पर बात करें, पृष्ठ पर आता है KQ/r², r=r है। और इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसलिए चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। अब ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा की वैल्यू Q/4πr² होती है। K की वैल्यू को चेंज करें तो ये बन जाता है इस वाले में 4π σ/ε0। तो इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आ जाता है σ/ε0। और चालकों की एक विशेषता होती है कि चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा σ/ε0 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।